जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के 2 अंक स्तरीय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2 वीडियो में भी हमने मनोविज्ञान के ही 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा किया था। तो आइए आज 2 अंक स्तरीय प्रश्नों का अंतिम वीडियो पर परिचर्चा करेंगे। जो 10-12 प्रश्न रह गए थे उस पर चर्चा करते हैं और पुनः बाद में क्रमिक रूप से सभी विषय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण और निर्मित पर्यावरण में क्या अंतर है। ध्यान देंगे, प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण और निर्मित पर्यावरण में क्या अंतर है। आपका उत्तर होगा, प्राकृतिक पर्यावरण उस पर्यावरण को कहते हैं जिसके निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। मतलब वह पर्यावरण, वह वातावरण जो मानवीय हस्तक्षेप से वंचित होता है, उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इसके विपरीत जिस पर्यावरण का निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो उसे हम निर्मित पर्यावरण के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, पहाड़, पठार, जंगल, झील, झरना, सागर, महासागर, ये प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। और सड़क, कंपनी, मकान, ये सब निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। अगला है, तादात्म्य क्या है या आत्मीकरण क्या है। तादात्म्य क्या है या आत्मीकरण क्या है, या आत्मीकरण से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, वैसा सामाजिक प्रभाव, वैसा सामाजिक प्रभाव जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बातों को, आदेशों को डर से नहीं पालन करता बल्कि अपनी स्वेच्छा से पालन करता है। मतलब जब कोई व्यक्ति दूसरे के आदेश को डर से नहीं बल्कि स्वेच्छा से पालन करता हो, स्वेच्छा से मानता हो, तो उसे हम तादात्म्य या आत्मीकरण के नाम से जानते हैं। और तादात्म्य या आत्मीकरण का विचार केलमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। अगला प्रश्न है, शील गुण से आप क्या समझते हैं। शील गुण से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, संसार के प्रत्येक मानव के पास, संसार में जितने भी मानव हैं, प्रत्येक मानव में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। मानव के उसी गुण को उसका शील गुण कहते हैं। जैसे लजालू, संकोची, शर्मीला, दृढ़ता, ईर्ष्यालु, प्रभुत्वशाली, अधीनता, आक्रमण्यता, मेहनती, निर्दयी, दयावान, सब ये सारे किसी न किसी की विशेषता है। इसी विशेषता को हम व्यक्ति के शील गुण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार क्या है या संतुलित आहार किसे कहते हैं। आपका उत्तर होगा, संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जो हमारे शरीर के पोषण के लिए आवश्यक हो। संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जो हमारे शरीर के पोषण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, तो उस आहार को हम संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। और संतुलित आहार की विशेषता होती है कि उसमें सभी प्रकार के खनिज, लवण और पोषक तत्व समुचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है,
तनाव अथवा दबाव से आप क्या समझते हैं? तनाव अथवा दबाव से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा तनाव, जिसे दबाव के नाम से भी जानते हैं। तनाव को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं और स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्ट्रिक्टस से हुई। तनाव, जिसे दबाव भी कहते हैं, इसे प्रतिबल भी कहते हैं, और तनाव को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं और स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्ट्रिक्टस से हुई है, जिसका मतलब होता है कसना, तंग करना या संकीर्ण करना। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है, असहज महसूस करता है, तो इसी अवस्था को हम तनाव, दबाव, प्रतिबल या अंग्रेजी में स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? ध्यान देंगे, प्रश्न है बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है या बुद्धि परीक्षण का क्या महत्व है? आपका उत्तर होगा बुद्धि परीक्षण की निम्नलिखित उपयोगिता या महत्व है। बुद्धि परीक्षण की निम्नलिखित उपयोगिता या महत्व है। नंबर 1, बुद्धि परीक्षण के द्वारा सर्वोत्तम बालक का चुनाव किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छे बालक का आप चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, बुद्धि परीक्षण के द्वारा पिछड़े हुए बालक या कमजोर बालक का हम पहचान कर सकते हैं। तीसरा, बुद्धि परीक्षण के द्वारा समस्या से ग्रसित या समस्यात्मक बालक को पहचान करके उसमें सुधार ला सकते हैं। चौथा, बुद्धि परीक्षण द्वारा हम बालकों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि किस बालक की मानसिक स्थिति क्या है। पांचवा, बुद्धि परीक्षण के आधार पर हम बालक को उनकी क्षमता के आधार पर होमवर्क या किसी काम को दे सकते हैं। छठा विशेषता होगी, बुद्धि परीक्षण का महत्व होगा कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम बालक के विशेष योग्यता का जानकारी ले सकते हैं। आठवां होगा, बुद्धि परीक्षण द्वारा हम बालकों के व्यावसायिक योग्यता का पता लगा सकते हैं। आठवां अंतर होगा, बुद्धि परीक्षण के द्वारा बालकों को भावी सफलता का ज्ञान दे सकते हैं। बुद्धि परीक्षण द्वारा बालकों के भावी सफलता का ज्ञान दे सकते हैं। नौवां, कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो अपव्यय होता है उसका हम निराकरण कर सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण का ये सारा महत्व है। अगला प्रश्न है, विषादी विकार क्या है? ध्यान देंगे, प्रश्न है विषादी विकार क्या है या विषादी विकार से आप क्या समझते हैं? विषादी विकार क्या है अथवा विषादी विकार से आप क्या समझते हैं? तो विषाद जिसका मतलब होता है दुख, विषाद जिसका मतलब होता है दुख, कुंठा मतलब जब किसी व्यक्ति को दुख या कुंठा के कारण कोई मानसिक बीमारी हो जाए, मतलब जब कोई व्यक्ति दुख या कुंठा के कारण किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो जाए तो उस बीमारी को हम विषादी विकार के नाम से जानते हैं। मतलब दुख या कुंठा के कारण जब कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार हो जाए तो इसे हम विषादी विकार के नाम से जानते हैं। अगला, सहयोग क्या है या सहयोग कहते किसे? सहयोग क्या है या सहयोग किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा
किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर किया गया प्रयास सहयोग कहलाता है। किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर किया गया प्रयास सहयोग कहलाता है। अगला प्रश्न है, दबाव प्रबंधन की तकनीक कौन कौन सी है, अथवा प्रतिबल को दूर करने के या दबाव को दूर करने के उपाय बताइए। तो दबाव, प्रतिबल या स्ट्रेस के दूर करने के कई तकनीक है, कई उपाय हैं। जैसे दबाव को कम करने के लिए विश्राम की तकनीक अपनानी चाहिए, विश्राम कर लेना चाहिए। दूसरा तकनीक है जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक, मतलब दवा का सेवन करना चाहिए। तीसरा तकनीक है सृजनात्मक मानस, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को किसी काम में इन्वॉल्व कर लेने से भी दबाव कम हो जाता है। चौथा है ध्यान प्रतिक्रियाएं, वहां ध्यान नहीं दो, जिससे आपको दबाव आता है वहां पर आप ध्यान ही न दे, आपका दबाव घट जाएगा। व्यायाम या योग, दबाव को कम करने के लिए आप नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, साधना करें, आपका दबाव कम हो जाएगा। और संज्ञानात्मक व्यवहार, किसी बात को संज्ञान से, हृदय से न लगा के चले। तो दबावपूर्ण स्थिति है, दबाव की जो बात है उसको अपने हृदय से न लगा के चले, निश्चित तौर पर आपको दबाव से मुक्ति मिलेगी। अगला प्रश्न है, विच्छेदी अस्मृति लोप क्या है? विच्छेदी अस्मृति लोप क्या है? आपका उत्तर होगा विच्छेदी अस्मृति लोप एक मानसिक बीमारी है। विच्छेदी अस्मृति लोप एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति को अतीत से, मतलब जो बीता हुआ बात उसे याद नहीं रहता है। विच्छेदी स्मृति लोप एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति को अपने अतीत के बारे में, अपने बीते हुए कल के बारे में विशेष जानकारी नहीं रहता है, या कुछ ऐसी चयनात्मक बातें हैं जो उसे याद रहता है और कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे याद नहीं रहता है। तो इसे हम विच्छेदी स्मृति लोप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक सरलीकरण या सामाजिक सुगमीकरण क्या है? सामाजिक सरलीकरण या सामाजिक सुगमीकरण क्या है? आपका उत्तर होगा कि व्यक्ति का वह व्यवहार या किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार प्रदर्शित करे, अच्छा तरीका से काम को कर ले, तो उसे ही हम सामाजिक सरलीकरण या सामाजिक सुगमीकरण के नाम से जानते हैं। अगला है आत्म क्या है, या आत्म से आप क्या समझते हैं? आत्म क्या है अथवा आत्म से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा आत्म, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं। आत्म, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी से बात करता हो और उसमें मैं या हम शब्द का ज्यादा प्रयोग करता हो, अपने बारे में ज्यादा चर्चा करता हो, जब कोई किसी से बात करता हो तो खास करके अपने बारे में, हम के बारे में, मैं के बारे में, मतलब अपने आप के बारे में ज्यादा बात करे, इस स्थिति को हम आत्म, इसे ही हम आत्म के नाम से जानते हैं। मतलब जब कोई अपने आप को जानता हो, अपने आप के बारे में बात करता हो, कहीं भी रहे अपने आप के बारे में सोचे, दुनियादारी से उसे खास लेना देना नहीं हो,
ऐसे विचार को ही हम आत्म के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तो साक्षात्कार क्या है, अथवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार क्या है अथवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा दो व्यक्तियों के बीच लिखित या मौखिक उद्देश्यपूर्ण वार्ता। दो व्यक्तियों के बीच लिखित हो या मौखिक उद्देश्यपूर्ण वार्ता को हम साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। दो व्यक्तियों के बीच लिखित या मौखिक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप को हम साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, समूह ध्रुवीकरण क्या है? समूह ध्रुवीकरण क्या है मतलब समूह का केंद्रीकृत हो जाना, एकत्रीकृत हो जाना क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने का निर्णय यदि एक व्यक्ति ले तो संभावना है कि वह काम गलत हो सकता है, लेकिन किसी काम को करने से पहले पूरे समुदाय से, पूरे समाज से या पूरे समाज को इकट्ठा करके निर्णय लिया जाए तो वह काम कभी गलत नहीं होगा। तो यही आता है कि समूह ध्रुवीकरण क्या है? तो किसी सामाजिक काम को पूरा करने के लिए पूरे समाज के लोगों को इकट्ठा करके उस कार्य के बारे में परिचर्चा किया करना, किसी सामाजिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए, किसी सामाजिक काम को पूरा करने के लिए पूरे सोसाइटी के लोगों के द्वारा आपस में विचार विमर्श करना समूह ध्रुवीकरण कहलाता है। जैसे गांव में एक विद्यालय की स्थापना करनी है, विद्यालय का निर्माण करना है, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के विद्यालय निर्माण पर परिचर्चा करना प्रारंभ कर दे कि विद्यालय का निर्माण कैसे होगा, विद्यालय कैसे बनेगा। तो इसे हम समूह ध्रुवीकरण के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अब कल से हम लोग इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।